इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल जो हमारी एक डिप्लोमेसी के जो एक इश्यूज थे, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम लैक कर रहे थे, वो बड़े एक कंट्रोल होते हुए दिखाई दिए, एक पैराडाइम शिफ्ट देखा गया। तो क्या रीजंस थे इसके हवाले से? और दूसरा ये कि इंटरनेशनली कम्युनिटी के साथ पार्टिसिपेशन करना इन द बिजनेसेस, इन द टॉक्स, तो ये कितना इंपॉर्टेंट था। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, इनसे बात करेंगे। मियां जाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप चेयरमैन हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के, बिजनेसमैन भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान पराचा साहब, आप ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं, बिजनेसमैन भी हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं मियां जाहिद साहब से लेती हूँ। अदनान साहब, वेरी वार्म वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि इंटरनेशनली जब रिलेशंस के हवाले से बात हो रही है, और ख़ासकर हम रेमिटेंसेस बढ़ाने, और ईयर एंड पे जो हम देख रहे हैं कि क्रूशल स्टार्ट हुआ, एंड बड़ा पॉजिटिव हुआ, और जाहिद साहब ने थोड़ा सा एक मसाइया अंदाज में भी बताया, आप क्या समझते हैं क्या क्या चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी लास्ट ईयर हम कर चुके हैं और इस ईयर हमें और मज़ीद बढ़कर करनी है? दूसरा ये कि इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आप रेमिटेंसेस को बढ़ाने के लिए क्या एग्जाम्पल देंगे? जी देखें, बहुत शुक्रिया। जो जाहिद साहब ने भी बोला, देखिए जो डॉलर्स के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ था, ठीक है, वो सिर्फ हमारे वफाकी अदारों की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। अगर वफाकी अदारे हमारे और हमारे आर्मी चीफ, उन्होंने 3 चीज़ें बोली थी, इकॉनमी इकॉनमी इकॉनमी, उनको स्टेबल करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने इकॉनमी की स्टेबिलिटी के लिए SIFC का क़याम, साथ आपका डॉलर का क्रैकडाउन, और ये जो क्रैकडाउन जो आपके पिछले कोई 5-6 महीनों से जो हुआ है, इस वजह से आज आपका डॉलर 280-81 रुपये पे होल्ड हुआ है। अदरवाइज़ ये अगर ये क्रैकडाउन ना होते और ये स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ ना बनाई जाती वफाकी इदारों की वजह से, तो आज ये डॉलर 305-310 रुपये पे होता और हमारी जो इंपोर्ट है वो भी और एक्सपेंसिव हो जाती। और हमारे फिर उसी तरह जब डॉलर के रेट बढ़ते हैं तो आप ये देखा है कि आपने जो हमारी एक्सपोर्ट्स भी हैं, तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हजरात भी हैं वो भी बाहर फिर पैसे को होल्ड करते हैं, ठीक है, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के लिए फॉर 3 मंथ्स, जो ऑफ उनके कोर्स पास वो एक 3 मंथ्स टाइम के होता उनका है। टाइम पीरियड होता है। तो वो जब चीज़ें सारा आपका डॉलर स्टेबल हो गया तो आपने ये देखा कि आपकी रेमिटेंसेस में भी इजाफा हुआ। इस महीने भी जो हमारे दिसंबर की जो क्लोजिंग हुई है, रेमिटेंसेस में स्लाइटली इजाफा हुआ है। हाँ, एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर जो हमारा जुलाई टू दिसंबर था, इस दफ़ा जो 2023 का जुलाई दिसंबर है उसमें $1 अरब का कमी हुई है। अदनान साहब, यहाँ इंटरप्ट करूंगी आपको। जो आपने बताया कि एक्सपोर्टर हजरात भी थोड़ा टाइम का फ़ायदा उठाते थे, टाइम बार करते थे, फिर पैसे मंगवाते थे। सपोज अगर उन्होंने कोई चीज़ $100 की बेची है वहाँ पर, और फिर टाइम बार करने के बाद कितना फ़र्क पड़ जाता था उन्हें? क्या उनको कितना फ़ायदा होता था जिसकी वजह से वो टाइम बार करते थे? देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि जो आपके डॉलर की प्राइस के ऊपर, क्योंकि मसला ये है कि वैल्यू के ऊपर, क्योंकि आप देखें इंटर बैंक तो आपका उधर ही होल्ड किया था, इंटर बैंक को तो स्टेट बैंक ने कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन जो हमारा हवाला हुंडी और जो दूसरे कॉन्सेप्ट थे वो हमारे चल रहे थे, और स्पेशली ये गल्फ स्टेट्स पे चल रहे थे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो हमारे जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या हमारे पाकिस्तान के जो इधर से बिजनेस कम्युनिटी है, हम इंक्लूडिंग मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो उसमें यह कि हम लोग फिर ना गल्फ स्टेट्स के अंदर इस चीज़ को होल्ड करते हैं, क्योंकि यूरोप में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपका हवाला हुंडी और इस तरह की चीज़ का। अब देखें, जब आपका 20 से 25 रुपए का 30 रुपए का फ़र्क आएगा डॉलर का ओपन मार्केट का, और तो डेफिनेटली फिर हर बिजनेस कम्युनिटी भी समझते हैं कि इधर हमारा एक्सपेंसिव हो रहा है तो हम उसको होल्ड करें ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हो सके, या हमारी जो इंपोर्ट हमारी महंगी है तो उसको हम कवर अप कर सकें। ये देखें, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो अब उस चीज़ के कंट्रोल होने से अब ये देख लें कि आपकी रेमिटेंसेज इस मंथ में हमारे दिसंबर क्लोजिंग पे भी हमारी बेहतर हुई है। हाँ, एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर कम हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ग्रेजुअली आपने ये चीज़ को होल्ड किया हुआ है और आगे एक फ्लैट पॉलिसी बना दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले महीनों में आपकी रेमिटेंसेज में इजाफा मुमकिन है। अभी देखें, हमारा जो रेमिटेंसेज है 2.4 बिलियन पर मंथ पे आ रही है। मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे ये अगर और पॉलिसीज़ के अंदर बेहतरी की जाए तो हम तकरीबन इसको 3 अरब के करीब ले जा सकते हैं। 3 अरब की तरफ अगर हम ले जाए तो हमारा जो टारगेट है रेमिटेंसेज का वो 35 से 36 अरब डॉलर का, वो हम ऑफ कोर्स वो हम कवर कर सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाली जो गवर्नमेंट है वो SIFC के साथ कोऑर्डिनेशन करके हर एसोसिएशन के जो जिनके साथ डॉलर का लिंकेज है, जिसमें एक्सपोर्टर हैं, जिसमें आपके रेमिटेंसेज हैं, हमारी एसोसिएशन है, उनको स्पेशली ऑन बोर्ड लें,
जब उनको उनकी एक स्पेशली ऑन बोर्ड ले लेंगे और उनकी सिफारिशात के साथ उनको एडवाइजरी में डाल देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी कुछ अच्छे मशवरे मिलेंगे फिर। मशवरे के साथ देखिए एडवाइजरी के अंदर राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो है ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो वो हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम कर रहा था वो बिजनेस कम्युनिटी कर रही होती है। पॉलिटिशियन सिर्फ डिसीजंस करते हैं, असेंबलीज हमारी डिसीजंस करती हैं और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स वो, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं, कम्युनिटी हैं कि हम इंपोर्ट भी कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, तो हमें डेली बेसिस का हमें प्लस माइनस करना पड़ता है। तो बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेंगे तो मैं समझता हूँ कि 2024 के अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बेहतर होंगी और रेमिटेंसेस भी 35 से 36 अरब डॉलर आएंगे इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा टारगेट है वैसे। बाय द वे जाहिद साहब आपसे बात करना चाहूँगी, लेकिन पहले मैं अदनान साहब से कमेंट ले लूँ। अदनान साहब, रेमिटेंसेस का जिक्र किया जाहिद साहब ने, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें बहुत गुंजाइश है, वो उनके पास पॉपुलेशन का एक भी फुकदान हो रहा है आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम अपने विजन सेट करें, लेकिन और कंट्रीज़ तो कर ही रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपने विजन सेट कर लिए हैं 2030, 2040, 2050। आप समझते हैं कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्रीम जो है वो पाकिस्तान से और दूसरे कंट्रीज़ से स्किल्ड जो पीपल होते हैं उनको उठा लेते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि आप पाकिस्तान को इसके लिए क्या करना चाहिए, और दूसरा ये कि पाकिस्तान इससे कैसे बेनिफिट ले सकता है? अगर जा ही रहे हैं हमारे लोग तो रेमिटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी मनमानी सैलरीज या प्रॉफिट्स क्यों नहीं ले पाते, जबकि हमारे नेबरहुड के जो लोग हैं वो कर भी रहे हैं, ऐसी बड़ी पोजीशंस पे सीईओज लेवल पर हैं वो। देखिए इसमें सबसे पहले तो मैं जो सेक्टर आपको हाईलाइट करूँगा यूरोप के साथ साथ, सबसे पहले मैं हाईलाइट करूँगा जापान को। जापान ने एक विजन सेट किया और उन्होंने 10 साल के लिए तकरीबन 3.5 मिलियन वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने मांगी। अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारी पाकिस्तान की हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी जो गवर्नमेंट है उनके अदारों ने उसकी तरफ फोकस नहीं किया, और फोकस ना करने की वजह से हमने 2022 में तकरीबन 900 वर्कफोर्स जापान भेजी और तकरीबन 2023 के अंदर हमने 1000 के करीब वर्कफोर्स भेजी, जो कि हम 30 से 35 हज़ार वर्कफोर्स भेज सकते हैं। वहाँ पे जो सैलरी पैटर्न है 2000 से $2,500 US है, और जापान हमारा जो सेक्टर है वहाँ से रेमिटेंसेस हमें $2 बिलियन हमें पर एनम आ सकती हैं, जो जहाँ पे $2 अरब आपके रेमिटेंसेस आ सकती हैं जिस मुल्क से, वहाँ पे अभी तक फोकस नहीं किया गया, हालांकि उन्होंने आपको ऑन बोर्ड लिया हुआ है। अब तक आप ये देख लें कि हमारी एसोसिएशन को भी जो ऑन बोर्ड लिया गया है अभी तक सिर्फ हम डॉक्यूमेंटेड है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हुई। उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा आर्मी चीफ से कि इस चीज़ को फिल फोर देखें, और रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर हम जापान के सेक्टर को भी अब फोकस करेंगे तो $2 बिलियन पर ईयर वहाँ से हमें जनरेट हो सकते हैं। अब आगे आपका यूरोपियन सेक्टर देखें, यूरोप में जैसे मियाँ साहब ने बताया कि जर्मनी उनकी इकॉनमी वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनको तकरीबन 7 लाख वर्कफोर्स की हर साल रिक्वायरमेंट है। उसके साथ आपका स्वीडन है, रोमानिया है, स्पेन है, हंगरी है, फ्रांस है। ठीक है, पूरे यूरोप को तकरीबन 12 से 14 लाख वर्कफोर्स की साल की ज़रूरत है, पूरे दुनिया से उन्होंने मांगा है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि अफसोस की बात है कि वो 12 से 14 लाख वर्कफोर्स के अंदर हम 1500 से 2000 3000 वर्कफोर्स ही भेज सकते हैं पूरे यूरोप के अंदर। अगर हम उसमें अगर अपना मार्जिन अगर चेक करें, हमने कई दफ़ा हमने स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस और सारे हमारे सजेशन वगैरह गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड की है कि हमें हमारे ओवरसीज़ जो हम प्रमोटर्स हैं एटलीस्ट हमें ऑन बोर्ड लेके हमारी वीज़ा फैसिलिटेशन को आसान करें। हम देखें, हम B2B जाके हम यूरोपियन कंट्रीज से जाके बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं, और हम रेमिटेंसेस के अंदर यूरोपियन कंट्रीज से 4 से 5 अरब डॉलर जनरेट कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस आपको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट MOUs चाहिए या फिर आपको कमिटमेंट्स चाहिए। आप डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो मियाँ साहब ने बताया कि आप अच्छे कर लेंगे, उनके साथ आप एग्रीमेंट्स वगैरह साइन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी को भी वहाँ तक एक्सेस मिलेगी। जब हमें एक्सेस मिलेगी तो हम तो पहले बता रहे हैं कि हम 4 से 5 अरब डॉलर हम यूरोप से जनरेट कर सकते हैं, 1.5 से 2 अरब डॉलर हम जापान से जनरेट करते हैं। सऊदी अरेबिया आप देख लें कि इस साल 2023 में हमारी वर्कफोर्स 2022 के मुकाबले में कम गई है,
हालांकि सऊदी अरेबिया का जो विजन है 2030 और 2034 का जो वर्ल्ड कप है, उसके लिए उन्होंने तो आपसे कहा है कि जी आप हमें स्किल्ड वर्कफोर्स दें और हम आपसे 1 मिलियन वर्कफोर्स पर ईयर हम लेने को तैयार हैं। पर ईयर? जी जी बिल्कुल, हिज एक्सीलेंसी मतलब 10 लाख। जी 10 लाख वर्कफोर्स उन्होंने कहा कि जी हम आपसे ले सकते हैं पाकिस्तान से। ठीक है, हिज एक्सीलेंसी शेख मोहम्मद बिन सलमान ने हमें कैटेगोरिकली बोला कि आप इधर से आप हमें स्किल्ड वर्कफोर्स दें, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स दें। उस चीज़ के लिए हम एज ए बिज़नेस कम्युनिटी और फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे भी हम अभी इसके ऊपर पूरी हमारी एक वर्किंग जारी है और हमारी जो नई बॉडी है फेडरेशन की उनके पैटर्न इन चीफ के साथ हम बैठ के एक डिसीजंस ले रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक नेशनल वाइज हम एक यूथ स्किल्ड प्रोग्राम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमें गवर्नमेंट से सिर्फ सब मोरल सपोर्ट चाहिए होगा। अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमें वफाकी इदारे मोरल सपोर्ट दे देंगे तो हम वही यूथ यहाँ से हम 70 to 80,000 पर ईयर हम यूथ को हम ट्रेन करके वो हमें पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करके देते हैं। आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसा कमिटमेंट या कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसे एमओयू साइन हो जाएं जिसकी वजह से हमारे और जो भी कंट्री है जिससे भी, सपोज अगर जाहिद साहब ने कहा कि कतर के अंदर काफ़ी गुंजाइश थी पर हमारे कम जो वर्कर्स थे वो नज़र आ रहे थे, जबकि हमारे ही रीजन के बहुत सारे कंट्रीज हैं उनके बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नज़र आते थे। देखिए वो उसमें मैं आपको चीज़ बताऊं कि वो तो हमें हमारी एसोसिएशन को हम लोगों को मालूम है कि कौन कौन सी कैटेगरीज की किस किस मुल्क के अंदर रिक्वायरमेंट है। राइट। गल्फ़ के अंदर कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है, यूरोप के अंदर क्या, अब यूके के अंदर आप देख लें पॉपुलेशन आपकी 6.5-7 करोड़ के दरमियान पॉपुलेशन है, आपका 50-50 का तनासुब है आपका मेल फीमेल का, और वो 5 से 6 50 से 60 लाख घर आपके बनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, अभी आपका ओल्ड स्ट्रक्चर वो अपना चेंज करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्या हमारी जो वर्क फोर्स है क्या इतनी उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वहाँ पे जाके बेसिक इंग्लिश बोल सकें? बेसिक इंग्लिश भी नहीं बोल सकते। हमारे पास वो लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर के साथ आपकी स्किल्स बैरियर भी है। देखिए हम वही तो प्लान ला रहे हैं कि हम फेडरेशन जो है इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लेके ऐसा स्किल प्रोग्राम लाएंगे जिसकी वजह से हमारा हर छोटे शहर से लेके बड़े शहर का बच्चा अपने शहर के अंदर 4 से 6 महीने की स्किल सीखेगा और प्रैक्टिकल स्किल्स सीख के हम उसको सर्टिफाइड करके हम उसको बाहर भेजेंगे और आने वाले 2024 के अंदर हम आपको शो करेंगे कि हमने कितनी वर्कफोर्स को स्किल्ड किया और ये सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी ही करेगी। राइट, आई एम श्योर कि ये काम जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये हमारे यंगस्टर्स हमारी यूथ का मामला है और इसके लिए आप जितना आगे बढ़कर कर सकें उतना बेहतर होगा। जाहिद साहब आपसे है क्या हमारी जो एक हम कह सकते हैं कि एक सीईओज लेवल पे या मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल्स पे क्या हमारी एक पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो अप्लाई करती है वहाँ पर या उनको उठाते नहीं है? क्या रवैया होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का? नहीं, मैं नहीं समझता कि हमें बाहर से ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स या सीईओज या एमडीज़ को मिलती है और आप हर कोई अपने पर्सनल लेवल के ऊपर जो अप्लाई कर सकता है बाहर की कंपनीज़ में तो वो कर सकता है, लेकिन बाहर से हमें कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं आती। आप ये देखें कि हमें बाहर से मैनेजरियल पोस्ट की भी रिक्वायरमेंट्स बहुत शाज़ नादरी बहुत कम आती हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर बिल्कुल सही कहा मियां साहब ने कि वो ज़्यादातर इस तरह की जो पोस्ट डिसीजन मेकर्स और जो एचआर और इस तरह की जो मैनेजरियल पोस्ट से लेकर ऊपर की पोस्ट हैं वो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया ले जाता है। नहीं तो ऑटोमेटिकली जब आपका सीईओ वहाँ पे अगर दूसरे कंट्री का बैठा है तो वो अपनी कंट्री को ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेगा, इसमें नो डाउट। अगर हमारे कंट्री का होता तो हमें सपोर्ट करता। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जी वो के सीईओज और जो हमारे एमडीज इस लेवल के हैं उनके ऐसे आप उनको इस तरह ट्रेन करें कि ताकि हम उनको बाहर उन ममालिक के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर जो है उधर डिप्लॉय कर सकें। एक दफ़ा आप अच्छी पोस्टों पे उन ममालिक के अंदर अच्छी कंपनीज़ में लग जाएंगे तो अल्टीमेटली वो फिर वही वाली बात है कि पॉलिटिकली भी हम स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारी खारजा पॉलिसी भी अच्छी होगी और हमारी जो वर्कफोर्स की जो रिक्वायरमेंट होगी उस कंपनी में वो भी डेफिनेटली हमारी तरफ टिल्ट होगी और वो हमारे इधर से वर्कफोर्स ले सकेंगे। यहाँ पे हमारे जितने भी बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं जो हमारे जिनके पास 2, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस है जो इधर मैनेजरियल पोस्ट पे भी काम करें, उनके लिए एक ऐसे कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में और दूसरे ममालिक के अंदर कोर्सेज का भी इजरा किया जा सकता है। वहाँ के उनकी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशंस करके यहाँ से हम 2-2, 4-4 महीने 3-3 महीने के लिए कोर्सेज पे वहाँ बाहर हम अपने मैनेजरियल पोस्ट के लोगों को भेजें ताकि वहाँ की जो आपकी टेक्नोलॉजी है, वहाँ की जो विजन है, वहाँ की एनवायरनमेंट है, सारी चीज़ें वो सीखें। और हो सकता है लेबर क्लास का टारगेट एक गल्फ कंट्रीज होता है और ज़्यादा वो एक बल्क में भी चले जाते हैं, जो आपने जिक्र किया कि सऊदी अरब, कुवैत या कतर, तो
तो सही है, यहाँ पर तो बहुत सारी है कि उनके लिए स्पेस जनरेट होती है, वैक्यूम होता है। लेकिन अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ के, तो वहाँ पे आप समझते हैं कि ऐसे जो स्किल्ड और एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए काफ़ी गुंजाइश है? जी बिल्कुल है जी। देखिए अगर हम थोड़ा सा और टॉप नॉच नहीं, मैनेजरियल पोस्ट तक ही करें। इजाजत से ऐड करना चाहूँ जी जी CFOs जी। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इसकी बड़ी गुंजाइश है मार्केट में, ठीक है। तो हमें CFOs को भी ट्रेन करना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ट्रेन करना चाहिए, ताकि और ट्रेंड इस अंदाज में कि वो जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके लिए वो एक प्रोडक्ट हम तैयार करें। तो उसके लिए आप बाकी कंटिन्यू करें प्लीज। जी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो उन्होंने 12 से 14 कैटेगरीज दी हैं, वो ये नहीं है कि सिर्फ आपकी कंस्ट्रक्शन साइड है, हॉस्पिटैलिटी की जो फील्ड है, आपकी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पैरामेडिकल, जितनी भी ये फील्ड्स हैं, इसके अंदर आपके हाईली स्किल्ड और क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में तो काफ़ी पहले ही लेबर क्लास बहुत ज़्यादा एक नहीं, खप जाती है, हम आप कहेंगे। हॉस्पिटैलिटी के अंदर आप क्लीनर या वो स्वीपर या इस टाइप के क्यों लेते हैं? आप हॉस्पिटैलिटी के अंदर मैनेजरियल पोस्ट भी आती है, मैनेजरियल भी हैं काफ़ी, इसी की बात कर रही हूँ। नहीं वो इतने नहीं हैं आपका। इस टाइम पे भी मैंने आपको बताया कि जो जापान को और यूरोपियन कंट्रीज़ को रिक्वायरमेंट जो है, हमें उनके प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए उनके जो कॉन्सेप्ट है और उनके जो पैटर्न है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। हमारे इधर यहाँ पे वहाँ के जो, जब तक आप अपनी खारजा पॉलिसी उनके साथ ठीक नहीं करेंगे, उनके साथ MOU साइन नहीं करेंगे, वो आपको बताएंगे कि जी हमें हमारे जो ये टर्म्स एंड कंडीशन है, हमें मैनेजरियल पोस्ट के लिए ये हमें रिक्वायरमेंट है, हमारे CFOs के लिए या अकाउंटेंट्स के लिए ये है। लेकिन इस टाइम पे जितनी भी यूरोप के अंदर जो जितनी भी वर्कफोर्स जो थोड़ी बहुत जा रही है, वो हमारी पर्सनल एफर्ट्स की वजह से जा रही है एसोसिएशन की, या फिर जो पर्सनल लोग इधर से अप्लाई करते हैं और यहाँ से बाहर जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो लास्ट ईयर 2023 क्लोज हुआ है, तो हमारा जो वर्कफोर्स ज़्यादा गई है वो आपकी UK वाली साइड पे गई है। वहाँ पे 400% इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 2022 के अंदर 3000 लोग थे, तो वहाँ पे अभी इस सब 16000 लोग हैं। देखिए UK वाला सेक्टर बहुत अच्छा है, वहाँ पे पैरामेडिकल डॉक्टर्स की इतनी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आपके देखिए वक्त के साथ साथ आपकी ओल्ड एज वाली जो आपकी पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, अब उसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, वो 16 से 18% आपका अगले 10-12 साल में हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको पैरामेडिकल स्टाफ भी यहाँ पे ट्रेन करने की ज़रूरत होगी। और आपका जो 12 से 14 कैटेगरी है, जिसमें शिपमेंट भी है, शिपिंग लाइंस की भी है रिक्वायरमेंट्स है, आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी है, आपकी फार्मिंग की तरफ है। अब फार्मिंग के जब कॉन्सेप्ट आता है तो हमारे पास तो सिर्फ हमारे पास लेबर क्लास ही है फार्मिंग के, क्योंकि हमने वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे अडॉप्ट ही नहीं की, ग्रीन शेड फार्मिंग नहीं की हमने। उनकी जो रिक्वायरमेंट है, हमें जब तक यहाँ अच्छा, पे उनकी डिग्रीज कोई लेना भी नहीं चाहता, वो बोलते हैं यार ये क्या सब्जेक्ट है, ये तो नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा सब्जेक्ट हम चूज करते हैं। बेसिकली हमारे इधर वो पुराना एक सिस्टम चल रहा था एग्रीकल्चर के अंदर भी। हमारे जो नए कॉन्सेप्ट जो आए हैं वो अब इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुए हैं, और SIFC ने जो अभी एग्रीकल्चर की तरफ भी फोकस किया है, मादनियात की तरफ फोकस किया है। तो आप यही देखिए ना कि एग्रीकल्चर एक फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती है, हम अपनी वर्कफोर्स की एक्सपोर्ट भी इसमें कर सकते हैं। और यहाँ से मैं तो कहूँगा कि यहाँ से एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो ग्रेजुएट्स हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजें। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप ट्रेनिंग के लिए भेजें, अपने उसके अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी दे उन स्टूडेंट्स को दें, ताकि वहाँ पे जाके वो ट्रेनिंग्स भी ले सकें। और हमें जब ऑन बोर्ड लेके जब हमारे साथ यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ MOU साइन कर लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एश्योर कर सकता हूँ कि हम 3 से 3.5 लाख वर्कफोर्स यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजेंगे। उसमें हम स्किल्ड और हाईली स्किल्ड, देखें उसमें यूरोप को लेबर नहीं चाहिए, यूरोपियन कंट्रीज़ को हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग चाहिए। और हमारे प्रोफेशनल, जैसे मियाँ साहब ने बताया कि आप ब्रेन ट्रेन के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना होगा। हमारे पास बहुत है, हमारे पास यूथ इतनी अवेलेबल है, ये बाहर जाएगी, यही वहाँ से रेमिटेंसेस का बायस बनेगी, वहाँ पे सैलरीज इतनी अच्छी हैं आपके अपना डॉक्टर भी फ्यूचर बनाएंगे, तो अपने घर का भी बनाएंगे। जी जी, ये ट्रेंड होंगे, 10-12 साल, 5 साल, 7 साल रहेंगे यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, इधर इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में भी करेंगे, और वहाँ पे ट्रेनिंग लेके फिर वापस आके यहीं पे वो, आपने देखा डॉक्टर्स के पास क्या है जी, उसकी स्पेशलाइजेशन UK की होती है, USA की होती है। वो डॉक्टर हमारे इधर ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है, यहाँ पे ज़्यादा अर्निंग कर रहा होता है। वो क्या है कि वो डिग्रीज वगैरह वहाँ से एक्सपीरियंस लेके आया होता है। तो हमें ये ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ठीक है, बाहर निकल के सोचना होगा। और जो हमारे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे स्किल सेंटर्स को मॉडिफाई करें। हमारे जो पुराने जो सिस्टम्स हैं, हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर गवर्नमेंट के, हमारी आज तक मशीनरी पुरानी पड़ी है,
अब नई लेटेस्ट मशीनरी आ गई, हर जगह पे लेटेस्ट मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया, उसी के ऊपर हमें मॉडिफाई करके हमें अपनी यूथ को ट्रेन करना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर सीरियस बेसिस के ऊपर आप यूथ को ट्रेन करना स्टार्ट कर दें और साल का 2 से 3 लाख वर्कफोर्स आप ट्रेन कर सकते हैं, स्किल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज 2024 के बाद 2025 में हम सिर्फ लेबर क्लास एक्सपोर्ट करने के लिए रह जाएंगे और हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है आपकी इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल ले जाएगा। नहीं सर, हमारे लिए यकीनन कुछ अच्छे प्लान। थैंक यू सो मच। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अदनान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन किया अबाउट द रेमिटेंसेज, अबाउट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोकल बिजनेसेस कैसे ग्रो करें और पाकिस्तान में जो एक पावर के हवाले से इशूज़ है, पावर टैरिफ के हवाले से, उसको कैसे कम किया जा सकता है। दैट्स इट।